बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी स्ट्रेटजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनसे जानेंगे कल बाजार पर आपको क्या करनी है तैयारी। साथ ही आज हमारे खास मेहमान कौन है उनका भी परिचय करा देते हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी बहुत स्वागत है आपका सर। और पूरी रिसर्च टीम है उनका भी परिचय करा दे। देवांशी से हम समझेंगे आज के बाजार का हाल और क्या कहती है एम्फी की नई लिस्ट। कुशल से जानेंगे कैसे रहे जून ऑटो बिक्री के आंकड़े। पूजा से समझेंगे जेट एयरवेज के रिवाइवल में क्यों हो रही है देरी। और मानसी से समझेंगे जून में रियल एस्टेट का कितना बढ़ा कलेक्शन। उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज था वीकली एक्सपायरी का दिन और बाजार बेहद ही सीमित दायरे में घूमते नजर आए। लगातार चौथे दिन हमने देखा गिरावट पर बाजार बंद हुए। निफ्टी 40 अंक फिसलकर 15,680 पर बंद हुआ तो निफ्टी बैंक ने करीब 90 अंकों की गिरावट के साथ 34,700 के नीचे की क्लोजिंग दी। सेंसेक्स करीब 165 अंक फिसलकर 52,320 के पास बंद हुआ। आज सेक्टर्स में समझे तो आईटी, एनर्जी और रियल्टी शेयरों ने जहां बाजार पर दबाव बनाने का काम किया, तो वहीं ऑटो, फार्मा और एफएमसीजी शेयरों से आज बाजार को अच्छा खासा सपोर्ट मिला। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या संकेत मिले हैं समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 1,245 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 881 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं वीकली एक्सपायरी के दिन और लगातार चौथे दिन बाजार में आई इस कमजोरी की वजह। जुलाई सीरीज की पहली हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार आज दबाव में दिखे। हालांकि ग्लोबल बाजारों से संकेत बहुत ही बेहतरीन थे। अमेरिका में डाउ में 200 अंकों की तेजी हुई जो कि उम्मीद से कहीं ज्यादा थी और दिन भर डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार गैप से खुलने के बाद वहीं पर टॉप बनाकर लगातार फिसलते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, दायरा बेहद सीमित था। सिर्फ आखिरी आधा घंटा छोड़ दें, 1 घंटा छोड़ दें, जहां पर बाजार 15,700 के नीचे फिसले और दिन के लो पॉइंट के नजदीक 15,680 पर जाकर बंद होते दिखे 40 अंकों के नुकसान के साथ। और लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों में ऐसा रहा जहां थोड़ी कमजोरी के साथ भारतीय बाजार बंद होते दिखे। 15,915 के आसपास का हाई बनाकर बाजारों में हल्का फुल्का करेक्शन रोज देखने को मिला है। हर एक उछाल में बिकवाली होती दिख रही है। बैंक निफ्टी का भी कमोबेश यही हाल था। कल ही बैंक निफ्टी ने 35,000 के नीचे बंद होकर थोड़ी कमजोरी के संकेत दे दिए थे और आज पूरे दिन भर 35,000 को पार करने में बैंक निफ्टी नाकामयाब रहा और ऐसे में 34,700 के आसपास बैंक निफ्टी में भी आज की क्लोजिंग होती हुई नजर आई, जो कि हल्की कमजोरी के साथ ही मानी जा सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि बाजार ओवरसोल्ड थे पुट कॉल रेशियो पर और बाजारों में ग्लोबल मार्केट्स के संकेत अच्छे थे। उसके बावजूद बाजार उठ नहीं पाए और ज़्यादा कोई खास रिकवरी दिखा नहीं पाए और इसकी वजह एक ही है, एफआईज की लगातार बिकवाली का दबाव बाजार में और आंकड़े बिकवाली के बड़े आते हुए दिख रहे हैं और इन सबको देखते हुए बाजार में मुनाफा वसूली का दौर दिख रहा है। हालांकि आज के सेशन में ऑटो शेयरों ने, एफएमसीजी शेयरों ने अपनी जबरदस्त कोशिश की बाजार को सहारा देने की, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी बिकवाली का माहौल बना रहा और एक्सपायरी का भी दबाव रहा। कॉल राइटिंग काफ़ी जबरदस्त होती हुई दिखी तो उसके चलते बाजार आज निचले स्तरों पर बंद होते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर एक और कमजोरी भरा सेशन और लगातार चौथे दिन बाजारों में नेगेटिव क्लोजिंग, भले ही छोटी हो लेकिन रही नेगेटिव क्लोजिंग। अब कल के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी आपको बाजार में रखनी चाहिए ये भी अनिल जी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को और डिटेल में जानते हैं। हमारी सहयोगी देवांशी आशर का रुख कर लेते। देवांशी जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां पर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली? आज एक्सपायरी के दिन में भी बाजार में एक बहुत ही छोटे दायरे में कामकाज होता हुआ दिखा और लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन था जहां पे हमने कमजोरी के साथ क्लोजिंग दी है। आप देखिए आज इंट्राडे में हल्की सी कोशिश जरूर होती हुई दिखी थी ऊपर जाने की, लेकिन उसके बाद फिर एक बार मुनाफा वसूली आती हुई दिखी और उसी रेंज के आसपास बाजार में कामकाज होता हुआ दिखा। निफ्टी करीब 40 अंक घटकर आज क्लोजिंग दिखाई और साथ ही निफ्टी बैंक में भी आज करीब 90 अंकों की गिरावट देखने मिली थी। अगर ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो हमने देखा था कि जो ऑटो सेक्टर है वहां पर आज अच्छी तेजी होती हुई दिखी।
फार्मा स्टॉक्स में अच्छे गेन्स होते हुए दिखे, लेकिन हमने देखा जो IT स्टॉक्स है वहां पे जो हैवी वेट्स हैं, फाइनेंशियल्स के जो हैवी वेट्स हैं, वहां पे आज गिरावट देखने मिली थी। सबसे पहले ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो जो ऑटो बिक्री के नंबर्स आते हुए दिखे, इसके चलते कई स्टॉक्स में आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे। ऑटो कंपनीज में बजाज ऑटो टॉप गेनर रहा, मारुति, टाटा मोटर्स में भी आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा, TVS मोटर्स में भी आज तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। इसी के चलते आपने देखा ऑटो एंसिलरी टायर स्टॉक्स में भी आज भरपूर एक्शन बनता हुआ दिखा। मदरसन सुमी, MM फोर्जिंग, JK टायर जैसे स्टॉक्स थे, बालकृष्णा टायर जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे। फार्मा स्टॉक्स, मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में दमदार एक्शन होता हुआ दिखा, जैसे कि एरिस लाइफ साइंस करीब 9% तक के गेन्स इस स्टॉक ने दिखाए, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज ये स्टॉक टॉप परफॉर्मर आज की ट्रेडिंग सेशन में रहा। सन फार्मा में भी आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। इसके साथ ही आप देखिए वायदा बाजार में भी कई स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे। डाबर, दीपक नाइट्राइट, BL, इन्फो एज आज का टॉप गेनर वायदा बाजार में होता हुआ दिखा। 8% तक की तेजी हमने इस स्टॉक में देखी है, लेकिन लूजिंग अगर हम देखें स्टॉक्स पर जो गिरावट आती हुई दिखी वायदा बाजार में, हमने वोडाफोन आइडिया की तरफ से आती हुई दिखी। जो नतीजा आते हुए दिखे काफ़ी कमज़ोर थे, बड़ा लॉस होता हुआ दिखा। इसके साथ ही PFC, REC में आज मुनाफा वसूली होती हुई दिखी। कल के गेंस के बाद सेल में आज गिरावट थी। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स से जहां पे आज कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। और जैसे मैंने कहा IT स्टॉक्स, वहां पे भी जो मेजर या हैवी वेट IT स्टॉक्स हैं वहां पे आज गिरावट देखने मिली थी। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा में हल्की सी मुनाफा वसूली आज की ट्रेडिंग सेशन में आती हुई दिखी, लेकिन इस बीच में भी आज आपकी दमदार कमाई होती हुई दिखी। जो जी बिजनेस पर आपको सुपर हिट कॉल्स मिलते हुए दिखे, जिसमें आप देखिए आज आपको मारुति का कॉल मिलता हुआ दिखा, दीपक नाइट्राइट, हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज, डाबर में भी आज आपकी कमाई होती हुई दिखी, जहां पे आज आपको कॉल्स आते हुए दिखे। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें छोटे दायरे में बाजार में कामकाज होता हुआ दिखा और आज एक्सपायरी में भी थोड़ी सी कमजोरी ही देखने मिली थी। चलिए देवांशी से हमने सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन समझ लिया। अविनाश जी आज के खास मेहमान का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, लगातार चौथा दिन हफ्ते का जब हमने बाजार में थोड़ी कमजोरी देखी है, वायदा वीकली एक्सपायरी भी थी आज, अब कल के दिन आप बाजार की कैसी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ ही हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू आप कहां पर देंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि बाजार में आज जो सेलिंग आई है वो थोड़ा सा मुनाफा वसूली है एक्सपायरी के कारण। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नंबर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर के आए हैं, FMCG स्टॉक्स में भी एक्शन देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स के विपरीत अगर पहला क्वार्टर जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर का नंबर अगर ऐसी कंपनी से आता है तो मार्केट्स को बहुत पसंद आएगा। इनफैक्ट अभी अर्निंग सीजन 8 तारीख से शुरू होने वाला है TCS के नंबर से, तो मार्केट्स अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेंगे, लेकिन जैसे ही नतीजे फर्स्ट क्वार्टर FY22 के आएंगे तो मार्केट्स में वापस स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही ध्यान रखिए। और रही बात हफ्ते भर की अगर कॉल लेनी है तो हमको हिंडाल्को पसंद है मेटल स्पेस में। हमको लग रहा है नतीजे आने वाले क्वार्टर्स में भी काफ़ी स्ट्रांग आएंगे और इस लेवल से खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन में करीबन 402-403 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 367 का आप रखिए। ये डेफिनेटली मेटल स्पेस में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस साबित होगा और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो हफ्ते भर का नजरिया मेटल स्पेस से हिंडाल्को में रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी से बातचीत हमारी जारी रहेगी। कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। जून ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं, कैसे रहे, अनुमान के मुताबिक प्रदर्शन रहा क्या, समझते हैं डिटेल में। कुशल हमारे सहयोगी हमारे साथ है। कुशल जरा बताएं जून ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे नंबर्स आए हैं? जी, तो काफ़ी सारे सेगमेंट्स में अगर आप जून महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े देखेंगे या तो अनुमान से बेहतर रहे या फिर इनलाइन नंबर्स आप कह सकते हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स डिपार्टमेंट में देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। मारुति सुजुकी मंथ ऑन मंथ आधार पर इनलाइन नंबर्स आते हुए नजर आए हैं, जहाँ पर 1,46,906 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने 1,47,368 यूनिट्स बेचे। इनफैक्ट अगर आप टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो मंथ ऑन मंथ आधार पर यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बीट हमें देखने को मिली। खासकर अगर आप कुल पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री देखें तो हमारा अनुमान 20,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले कंपनी ने 24,110 यूनिट्स बेचने में सफलता प्राप्त की और M&M के भी नंबर्स बेहतर साइड पर थे। पर टू व्हीलर्स की बात करें तो बजाज ऑटो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहे। हमारा अनुमान 3,09,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले कंपनी 3,10,000 यूनिट्स बेचने में सफल रही। इनफैक्ट उससे थोड़ी सी ज्यादा ही आपको आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो इनलाइन नंबर्स बजाज ऑटो के कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ TVS मोटर्स आप देखिए तो यहाँ पर अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स आए हैं।
हमारा जो अनुमान था 2,21,000 का, उसके मुकाबले कंपनी ने 2,38,000 यूनिट्स बेचे हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल स्पेस की, तो यहां पर अशोक लेलैंड के तो इनलाइन नंबर्स थे, पर दूसरी तरफ अगर आप आइशर मोटर्स का जो VECV डिवीजन है वहां पर अगर आप नजर डालें तो 1828 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने 2438 यूनिट्स बेचे हैं। और साथ ही टाटा मोटर्स की जो पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री में तो दमदार प्रदर्शन था ही, साथ ही कमर्शियल व्हीकल बिक्री यहां पर भी काफी अच्छा खासा टर्न अराउंड देखने को मिला है। खासकर अगर आप घरेलू CV की बात करें तो हमारा अनुमान 12,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 19,600 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। ट्रैक्टर स्पेस में एस्कॉर्ट्स मंथ ऑन मंथ आधार पर बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर है, यहां पर भी 10,800 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 12,500 यूनिट्स लगभग बेचे हैं कंपनी ने। वहीं दूसरी तरफ VST टिलर्स की भी बात करें तो यहां पर भी नंबर्स दमदार आते हुए दिखे हैं। आपको पावर टिलर्स और ट्रैक्टर्स दोनों मिलाकर करीब 46% से ज्यादा के गेन्स आपको मंथ ऑन मंथ आधार पर आए हैं। तो ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर सेगमेंट जो है जून महीने में ऑटो बिक्री आंकड़ों के हाईलाइट बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एम्फी की नई लिस्ट पर जरा नजर डालते हैं। कौन से शेयरों की लार्ज कैप से होगी एग्जिट और मिड कैप से स्मॉल कैप में कौन से शेयर होंगे शिफ्ट, ये समझते हैं। हमारे सहयोगी देवांशी आशर हमारे साथ। देवांशी जरा बताएं क्या खास है एम्फी की नई लिस्ट में जो जारी होगी। जी बिल्कुल, आप देखिए एम्फी की तरफ से बाय एनुअल रिक्लासिफिकेशन की जो नई लिस्ट है वो जल्द ही जारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये भी मान के चल रहे हैं कि आने वाले ही हफ्ते में ये जो नई लिस्ट है वो जारी होती हुई दिखेगी और ये जो बदलाव होते हुए दिखेंगे रिक्लासिफिकेशन के वो अगस्त से लागू होते हुए दिखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस बार जो मिड कैप में थे वो लार्ज कैप में आते हुए दिखेंगे, कई स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप में थे लेकिन वो अब मिड कैप में आते हुए दिखेंगे और जो कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि लार्ज कैप में ऑलरेडी थे लेकिन उनकी जो मार्केट कैप है वो कम हो गई है और इसी के चलते वो मिड कैप या स्मॉल कैप में भी आते हुए दिखेंगे। सबसे पहले आप देखिए जिस तरह से बाजार में लगातार गेन्स होते हुए दिखे हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लार्ज कैप में भी आते हुए दिखेंगे, जिसमें अदानी गैस, अपोलो हॉस्पिटल, चोला इन्वेस्ट, NMDC, हनीवेल ऑटोमेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सेल, ये सारे स्टॉक्स हैं जो इस बार लार्ज कैप की लिस्ट में शामिल होते हुए दिखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो लार्ज कैप में थे और अब स्मॉल कैप में शामिल होते हुए दिखेंगे जिसमें अबॉट इंडिया, HAL, एल्केम लैब्स, HPCL, पेट्रोनेट, LNG, IGL जैसे स्टॉक्स होते हुए दिख सकते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो जो मिड कैप से स्मॉल कैप में शिफ्ट होते हुए दिखेंगे जिसमें ग्रैन्यूल्स, ITI, SJVN और MGL जैसे स्टॉक्स आते हुए दिख सकते हैं और जो ऑलरेडी स्मॉल कैप में थे लेकिन इस बार अब मिड कैप में शामिल होते हुए दिखेंगे। इस कैटेगरी में बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें टाटा एलेक्सी, लिंडे इंडिया और अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक्स हैं और कई सारे स्टॉक्स हैं जो शामिल होते हुए दिखेंगे। कई ऐसे स्टॉक्स जो इसी बार लिस्ट होते हुए दिखेंगे लेकिन उनकी जो एंट्री है वो मिड कैप में की जाएगी इस क्लासिफिकेशन में। उसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स, इंडिगो पेंट्स और IRFC जैसे स्टॉक्स का नाम बताया जा रहा है। और वहीं अगर आप देखें तो कई ऐसे जो IPOs हैं जिसकी एंट्री इस बार स्मॉल कैप कैटेगरी में होती हुई दिखेगी, जिसमें कल्याण ज्वेलर्स है, इजी ट्रिप है और नज़ारा टेक भी शामिल होता हुआ दिख सकता है। यानी कि ये जो नई लिस्ट है वो आने वाले एक हफ्ते में आती हुई दिख सकती है और बाजार यही मान के चल रहा है कि इसके चलते कल और साथ ही आने वाले एक हफ्ते में इस सारे स्टॉक्स में मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है, तो इस पर आपको नजर रखनी है। जी चलिए बात करते हैं जेट एयरवेज की। जेट एयरवेज के रिवाइवल में देरी हो सकती है और NCLT ने जो फाइनल ऑर्डर जारी किया है उसमें क्या खास बातें हैं समझते हैं। पूजा के पास पूरी खबर है और डिटेल में बताइए पूजा। जी, जेट एयरवेज की दिक्कतें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वजह यह है कि NCLT ने जेट एयरवेज के लिए फाइनल रिवाइवल का जो ऑर्डर जारी किया है अब उसमें उनको पुराने स्लॉट्स नहीं दिए जाएंगे और पुराने अधिकार भी मान्य नहीं होंगे। यानी कि जो नए नियम है उसके अकॉर्डिंग अब उनको एक नए स्लॉट्स दिए जाएंगे। यूज इट और लूज इट के सिद्धांत पर ये स्लॉट्स तय किए जाते हैं। यानी जो नए स्लॉट्स अब उनको दिए जाएंगे हो सकता है वो जेट एयरवेज के लिए ज्यादा फायदेमंद ना हो। जब रिजोल्यूशन की बात चल रही थी तो जालान कैलरॉक कंसोर्शियम को 170 स्लॉट देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं वो सारा योजना यहाँ पर अटकते हुए नजर आ रही है, जिससे जेट एयरवेज का जो रेजोल्यूशन है, रिवाइवल है, उसमें काफी ज्यादा अब और समय लग सकता है। दूसरी तरफ बैंकों को भी एक बड़ा हेयर कट लेना पड़ सकता है। यहाँ पर खबर आ रही है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को करीब 95% का हेयर कट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उनका कहना है जालान कैलरॉक कंसोर्शियम का कि वो सिर्फ 285 करोड़ का ही भुगतान करेंगे और
कुल मिला के जो कर्ज है वो 7,000 करोड़ का है, जिसमें कि SBI का करीब 1600 और येस बैंक का करीब 1,000 करोड़ का एक्सपोजर है। तो उसके सामने भी बैंकों को करीब 90% से ज्यादा का हेयर कट भी लेना पड़ेगा। तो बैंकों के लिए भी मुश्किल है और जेट एयरवेज के रिवाइवल में जिस तरह से देरी हो रही है, कंपनी के लिए भी काफी सारी मुश्किलें आगे के लिए खड़ी होते हुए नजर आ रही है। चलिए, तो जेट एयरवेज पर पूरी जानकारी हमने ली पूजा से। अब रियल एस्टेट सेक्टर की भी बात करते हैं। लगता है रौनक रियल एस्टेट सेक्टर में आने की शुरुआत हो गई है। जून महीने में खासतौर पर कलेक्शन में कितनी बढ़ोतरी देखी गई है, पूरा नंबर अच्छे से समझते हैं और किन शहरों में मौका है, मानसी हमें बताएंगी। बताइए। जी बिल्कुल, देखिए रियल एस्टेट में हम रौनक देख रहे हैं और खास बात यह है कि मुंबई में स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन प्री कोविड स्तर पर पहुंचता हुआ दिखा है। जी हां, जून 2021 में 420 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला है। सालाना आधार पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो होते हैं उसमें 39% तक की बढ़त दिखी है। जून 2019 में 5,640 के मुकाबले जून 2021 में 7,850 यूनिट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जून 2019 से इसे इसलिए हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि जून 2020 में कंप्लीट लॉकडाउन था, तो उसके साथ अब इसकी तुलना करना या फिलहाल जून 2021 की तुलना करना सही नहीं होगा, इसलिए जून 2019 के आंकड़े के साथ कंपैरिजन हो रही है। मई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर से सिर्फ 268 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तो अब जान लीजिए कि मई से लेकर जून तक डबल कलेक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है। घर खरीदारों का भरोसा जो है रियल एस्टेट पर, घर खरीदने पर लगातार बढ़ता हुआ हमने देखा है। स्टैंप ड्यूटी पर छूट खत्म होने के बाद भी बिक्री जो है वो तो जारी है, इनफैक्ट बढ़ रही है। 26 अगस्त को आपको याद होगा, 26 अगस्त 2020 को कटौती हुई थी स्टैंप ड्यूटी में, जो कि 1 अप्रैल 2021 से खत्म होती हुई दिखी। अब स्टैंप ड्यूटी जो है फिर से 5% की है और महिला घर खरीदार के लिए 4% की स्टैंप ड्यूटी है। इन तमाम खबरों के चलते रियल एस्टेट स्टॉक्स और पर्टिकुलरली मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, कोल्टे पाटिल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, मैक्रोटेक डेवलपर्स, अजमेरा रियल्टी, फिनिक्स मिल्स, ये तमाम शहरों पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा जी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं आज? स्वाति जी नमस्ते, आपको और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को। तो दो जो स्ट्रैटेजी में सुझाने वाला हूँ वो बड़े ही कॉमन स्टॉक्स हैं, बाटा और दूसरा है कोरोमंडल इंटरनेशनल। दोनों ही बेहद अच्छी कंपनियां हैं। बाटा के अंदर मेरा सजेशन है कि 1600 की कॉल अगर आप लेकर चलें, जो 43 रुपए 60 पैसे पे आज बंद हुई है, 32 रुपए का रखें स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा 60। उसी तरह से कोरोमंडल इंटरनेशनल जो करीब आज 1.5% जैसा ऊपर बंद हुआ है, तो जुलाई की 900 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदें। आज बंद हुई है 33 रुपए 80 पैसे पे, स्टॉप लॉस 21 रुपए, टारगेट इसमें रहेगा 50। यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आप अपना लेने का भाव तय कर सकते हैं सुबह अनिल जी को सुन के और जो बाकी एनालिस्ट जो बता रहे हैं, और अगर आपको इसमें कुछ नीचे की ओर फेरबदल करना हो तो आप बेहद करें। ऊपर की ओर मैं नहीं कह रहा, पर बाई चांस अगर मार्केट थोड़ा खराब दिखता है और वो नीचे की ओर बोल रहे हैं, तो आप ये जो कॉल ऑप्शन है वो उसको नीचे के भाव पे ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस तो वही रहेगा नीचे वाला, वो उसके नीचे नहीं जाना है, उसको नीचे नहीं करना है। तो आप इस दृष्टि से आप करके चलिए। मैं समझता हूँ कि दोनों स्टॉक के अंदर बाटा जो आज करीब करीब स्टेबल था, उसके अंदर थोड़ा बेहतर उसके लगता है कि उसके अंदर जो रिटर्न्स हैं थोड़े कोरोमंडल से बेहतर आ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपको बाजार पर क्या खास स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कुछ चीजें अच्छी हैं। एक तो ये कि वायदा कारोबार की जो हफ्ते की एक्सपायरी थी और उसके पहले जो शॉर्ट पोजीशन बनी थी, काफी कुछ कॉल जो बेचे गए थे, वो पोजीशन आज जाहिर सी बात है थोड़ी कम हो गई होंगी, खत्म हो गई होंगी। तो कल के लिए शायद थोड़ा सा वो दबाव कम होता हुआ दिख सकता है। एक वो पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव ये हो सकता है कि अमेरिका से थोड़े संकेत बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 50-75 पॉइंट ऊपर थे, तो उस लिहाज से भी एक अच्छा संकेत है। तीसरा ये कि रेंज के निचले स्तरों पर हम पहुंचते हुए दिख रहे हैं। आमतौर पर
15,575, 15,650 ये वो रेंज है जहां पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। उस रेंज के आसपास आते हुए दिख रहे हैं तो सपोर्ट पर भी है। तो ये 3 कारण हैं ऐसे जिनकी वजह से बाजार में रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर कमजोरी रही तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण यही होगा कि एफआईआई की बिकवाली का दबाव जो है वो बाजार को ऊपर टिकने से रोक रहा है। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल मार्केट्स अगर थोड़ी भी कमजोर हुए तो भारतीय बाजारों पर ऊपरी स्तरों से फिर से दबाव आने की आशंका है। रेंज छोटी है और इंडेक्स में बड़े मूव आने की संभावना कम है। स्टॉक्स में भी करेक्शन होता हुआ दिख रहा है और ट्रेडर्स का लगातार 3-4 दिनों की करेक्शन के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिलता हुआ दिख रहा है। अब तक इस रनअप में बाजार ने जनरली 3-4 दिन तक नेगेटिव क्लोजिंग दी नहीं है, पहली बार ऐसी क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा ट्रेडर्स सावधानी के साथ ट्रेड करने के मूड में है। तो देखते हैं, कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है, मेक और ब्रेक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये कि 15,575 के नीचे बंद ना हो, वो सबसे अहम लेवल है ट्रेंड डिसाइड करने के लिहाज से। एकदम शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो 15,675 जहां पर आप बंद हुए उसके आसपास एक भी अब नेगेटिव क्लोजिंग आपको नहीं मिलनी चाहिए। ये 2 लेवल क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी पर काफी इंपॉर्टेंट होंगे और बैंक निफ्टी पर 34,500 के नीचे बंद होने पर बाजार में थोड़ी सी रिस्क बढ़ती हुई नजर आएगी। तब तक आप ठीक है। तो मिला जुला कारोबार, दोनों तरफ के ट्रेड जो पिछले 2 हफ्तों का ट्रेंड है, उम्मीद करते हैं कल हफ्ते के आखिरी दिन भी वैसा ही रहेगा। शुरुआत ग्लोबल मार्केट्स के दम पर, उसके बाद एफआईआई की खरीदारी और बिकवाली के दम पर बाजारों की दिशा तय होगी कल के लिए। चलिए, ये तो जाने हमने कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया है हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, मार्केट के अंदर पिछले 7-8 दिनों से दोनों साइड का मूव देखने को मिल रहा है और एक सीमित दायरे में इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा लगता है जब तक कोई खास ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक ऐसे सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कल की जो स्ट्रेटेजी है, एक कॉल लेने की और एक पुट लेने की है। तो सबसे पहले तेजी वाली स्ट्रेटेजी का बात करते हैं। फार्मा स्टॉक्स में आज क्लोजिंग आवर्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। तो कल सन फार्मा के अंदर 680 वाला कॉल लेने का सलाह रहेगा 20 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 15 रुपए का और ऊपर में टारगेट बना सकते हैं 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का। तो ये हो गई तेजी की स्ट्रेटेजी सन फार्मा के अंदर। अब जिसमें थोड़ा सा वीकनेस और थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है वो है बैंकिंग स्टॉक और वो है बंधन बैंक। तो एक छोटा सा डाउनसाइड मूव के लिए बंधन बैंक में 330 का पुट लेने का सलाह रहेगा 15, 15.5 के आसपास। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है नीचे में 12 रुपए का, ऊपर में 20 रुपए से लेकर 22 रुपए तक के टारगेट बंधन बैंक के 330 के पुट के अंदर देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सुमित जी, आप शो में शामिल हुए। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। अविनाश जी, आपका रुख कर रहे हैं अब, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां बताएंगे? स्वाति, अगले 12 महीने के लिए जो स्टॉक हमको पसंद है और जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है वो टाटा मोटर्स रहेगा। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी कमर्शियल व्हीकल्स में हमको दिख रही है वो और ज़्यादा मोमेंटम आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, जेएलआर का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कैश फ्लोज पॉजिटिव हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में अभी मुझे लग रहा है आने वाले 6 से 12 महीने में काफ़ी प्रोडक्ट लॉन्चेस टाटा मोटर्स करेगा। तो मैं समझता हूं कि अगले 6 से 12 महीने में 400, 450 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। कंपनी सबसे बड़ा प्लेयर है और इसका मतलब है मार्केट्स को भी ये बात पसंद है। तो ये डेफिनेटली इस लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट 12 मंथ में हमको लग रहा है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। टाटा मोटर्स में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। साथ ही तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के शो में बस इतना ही।